देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइंस भी पढ़ाई था कि साइंस क्या होता है। ठीक है, देन अरिस्टोटल और उनकी बुक, क्या था बुक का नाम? पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? अच्छा ठीक है, कंट्री वर्सेस नेशन वर्सेस स्टेट, यहीं तक पढ़ा था। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइसिस। क्रेसी का मतलब होता है स्टडी। क्रेसी एक वर्ड है, तो क्रेसीज मतलब अलग अलग क्रेसी पढ़ेंगे हम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है, जेरेंटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये क्रेसी का मतलब होता है स्टडी, तो अलग अलग क्रेसीज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब स्टडी या आप रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रूल बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन है। आप लोग में से जो जितना नोट डाउन करना चाहे वो कर सकते हैं, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग लिखो। ठीक है, हालांकि जो चीज आपको नहीं पता है तो ऑब्वियस है वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो कितना किसको नोट डाउन करना है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, मैं हर बार ये नहीं बोल सकता आप लिखो आप लिखो आप लिखो। तो नोट डाउन करना है, ऑब्वियस ही बात है। अगर नहीं पता है तो वो चीज आपको लिखनी है। ठीक है, और फिर कॉपी में भी लिखनी है, क्योंकि मैंने कल ही समझाया था जब तक रिवीजन नहीं होगा माइंड याद नहीं रखेगा कि आपको क्या याद रखना है। So democracy is a rule by the people, सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी मॉडर्न कंसेप्ट है। किसका मॉडर्न कंसेप्ट है? गवर्नेंस का। गवर्नेंस मतलब ए रूल बेस्ड सिस्टम। गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है रूल बेस्ड सिस्टम। तो रूल बेस्ड सिस्टम या रूल बेस्ड सोसाइटी का मॉडर्न कंसेप्ट है डेमोक्रेसी। हालांकि दो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे और पढ़ के भी आए हो, ठीक है, इंडिया में बहुत पहले रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक भी वही होता है जहां पे डेमोक्रेसी होती है। दोनों वर्ड डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक एक दूसरे से एसोसिएटेड है। डेमोक्रेसी तो हो गया रूल बाय द पीपल, रिपब्लिक आप बता दो, क्योंकि हर मतलब जो आप लोगों को नॉर्मली याद होगा दूसरी तीसरी क्लास से 10वीं क्लास तक हर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने स्कूल में। सेलिब्रेट नहीं किया है तो भी स्कूल वालों ने बताया तो है कि रिपब्लिक डे, और आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है इंडिया का। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसका स्टेट ऑफ हेड होता है। हाँ बताओ, एक तो कोशिश करो ये स्टैंड ना लगाओ, क्योंकि स्टैंड लगाने से आप लोग रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, सीधे बैठो। ये भी नेचुरल है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया कि रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, ये माइंड का नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जितना आप सीधा बैठ के लर्न करोगे उतना भी ज्यादा याद होगा, ये भी एक वे ऑफ लर्निंग है। आप लोग देखोगे ना एंशिएंट जो पुराने जो वेदों के टाइम पे उपनिषद वगैरह आपने देखोगे तो टीचर जब पढ़ाता था पेड़ के नीचे बैठ के और बच्चे नीचे बैठते थे सीधे होके, तो उसमें लर्निंग इन्हांसमेंट होती है, हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है सीधे बैठने से। ठीक है, तो रिपब्लिक बताओ, रिपब्लिक क्या होता है? डेजिग्नेटेड सेट ऑफ रूल। ओके, बताओ भाई, इतने साल स्कूल में आप लोग सेलिब्रेट करके आए हो रिपब्लिक? हाँ सोमेश, रिपब्लिक आधे तो नीचे ही वो रखते हैं ना कि हमसे पूछेंगे नहीं तो। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री वुड बी इलेक्टेड वन। रिपब्लिक का क्या मतलब है?
head of country would be elected one, not nominated one. मतलब जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉमिनेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं नॉमिनेटेड भी होता होगा। जहां नॉमिनेटेड है उसी को तो डायनेस्टिक रूल बोलते हैं। फादर फिर उसका सन नॉमिनेट करके चले जाते हैं कि ही विल बी द हेड ऑफ द कंट्री, ही और सी, ये हेड होगा, ये नया हेड होगा, डायनेस्टिक रूल। ठीक है, उसी को ऑटोक्रेसी भी बोल देते हैं, हम पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक, उस हर कंट्री को रिपब्लिक बोलेंगे जहां पे हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड वन। तो हु इज द हेड ऑफ कंट्री इन इंडिया? नहीं, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द कंट्री। इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे चुने गए? इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन तो है ना। तो इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, इसलिए इंडिया को रिपब्लिक बोलते हैं। तो हर उस कंट्री को रिपब्लिक बोलेंगे जिसका हेड जो है वो इलेक्टेड होगा। तो यूएसए भी रिपब्लिक है, ठीक है, ब्रिटेन नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में हेड मोनार्क है आज भी। मोनार्क क्या होता है? मोनार्की भी पढ़ेंगे। मोनार्क होता है जहां पे हेड ऑफ द कंट्री इज ए किंग और क्वीन, उसको बोलते हैं मोनार्क, और सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, तो रिपब्लिक इंडिया में पहले से है। मतलब आप लोग पढ़ोगे, इंडिया में 16 जनपद होते थे, पढ़े भी होंगे शायद, अगर 6th क्लास ध्यान होगी, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ी होगी। उन जनपद को कनेक्ट करके फिर एक डायनेस्टी बनी थी, बहुत बड़ी मौर्यन डायनेस्टी, जहां जिसके एक बड़े किंग हुए अशोक। ठीक है, तो वो मौर्यन डायनेस्टी बनने से पहले इंडिया में 16 जनपद होते थे। जनपद मतलब आज के टाइम के स्टेट, 16 बड़े बड़े स्टेट होते थे। ठीक है, तो वहां पे रिपब्लिक था उस टाइम पे भी। रिपब्लिक का मतलब उस टाइम पे भी लोग हेड को इलेक्ट करते थे। ठीक है, तो पहले भी था, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं था जितना आज के टाइम पे डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है। तो जहां डेमोक्रेसी होगी वहां मोस्टली रिपब्लिक मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, डेमोक्रेसी है बट हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट इलेक्टेड वन, नॉमिनेटेड वन है। आज भी वहां पे प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स उनके हेड हैं। ठीक है, लेकिन वो हेड भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एक मोनार्की पढ़ेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझो, डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, और डेमोक्रेसी होगी तो रिपब्लिक होगा वहां पे मोस्टली। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड वन। अब ये डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप। तो डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन है, रूल बाय द पीपल, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब वेयर द पीपल विल डायरेक्टली रूल। ठीक है, इनडायरेक्ट वेयर पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव विल रूल, इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पीपल विल मेक लॉ, जो लोग हैं वो लॉ बनाएंगे। इनडायरेक्ट पीपल विल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव, आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव, विल मेक, आप लोग मत लिखना ऐसे, मेक लॉ, आप फुल लिखना, रिप्रेजेंटेटिव विल मेक लॉ। ठीक है, तो जहां डायरेक्ट लोग लॉ बनाएंगे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाएंगे वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बोलते हैं एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है
और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब दोज हु मेक लॉ, उनको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। पढ़े होंगे ना आपने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, दे विल मेक लॉ ऑन आवर बिहाफ, वो लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो इसका दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है फिर, और क्या ये इंडिया में है? कहीं तो वर्ल्ड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होगी। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां होती है जहां पे स्मॉल साइज कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्री है विद ए पॉपुलेशन ऑफ 4-5 लाख पर्सन और मे बी उससे भी कम, ठीक है। यूरोप में ऐसी ही है, मोस्टली कंट्रीज छोटी छोटी पॉपुलेशन है। पूरा यूरोप की 54 कंट्रीज की पॉपुलेशन हमारे अकेले यूपी की पॉपुलेशन बराबर है, इवन ज्यादा है। हमारे यूपी में पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन पूरे यूरोप से ज्यादा है, ठीक है। तो समझो वहां 54 कंट्री है तो उनमें कितनी कितनी पॉपुलेशन होगी। तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है मोस्ट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में नहीं चलती है। बड़ी कंट्रीज में यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये बड़ी कंट्री है, ठीक है। बेल्जियम हो गया, ये बड़ी कंट्री है, यहाँ नहीं चलेगी। इटली हो गया। लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज है वहां पे यूरोप में, क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, बहुत छोटी छोटी कंट्री है, स्लोवाकिया है, बेलारूस है, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज है। तो उनके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है वो पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो एग्जांपल आप लिख लेना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहां पे एक लाइन और लिख लेना, विल फंक्शन इन स्मॉल कंट्री, या स्मॉल पॉपुलेशन स्टेट्स लिख सकते हो। स्मॉल पॉपुलेशन कंट्रीज में ये फंक्शन करेगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैनी यूरोपियन कंट्रीज, प्रिसाइजली लिखना है, स्विट्जरलैंड लिख सकते हो। स्विट्जरलैंड सुना होगा आप लोगों ने वैसे भी, और स्विट्जरलैंड हम बहुत पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जिनेवा नाम की एक जगह है, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। WTO, WHO इनके हेडक्वार्टर है वहां पे। तो यूरोपियन कंट्रीज में है। प्रिसाइजली और स्पेसिफिक लिखना चाहो तो स्विट्जरलैंड लिख सकते हो, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में विल फंक्शन इन लार्ज कंट्रीज, या पॉपुलस कंट्री उनको बोलते हैं। पॉपुलस का मतलब है कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलस कंट्री, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हो इंडिया, यूके, यूएसए, ठीक है। इनके अंदर आप लिख सकते हो ये सारी कंट्रीज में कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्लियर, ठीक है। इनडायरेक्ट, हम इंडिया का केस पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। हियर जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाएंगे, दोज हु मेक लॉ, इनको डिवाइड किया गया है ब्रॉडली 2 लेवल पे और 3 लेवल पे। मतलब इंडिया में लेजिस्लेचर 3 लेवल पे डिवाइडेड है, यानी ये बोल सकते हो कि इंडिया में गवर्नेंस 3 लेवल पे होती है। उसको 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं, TIER, टीयर, नॉट टायर, TYRE, टायर। 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस है इंडिया में। सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड दोज MP विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे विल मेक लॉ फॉर अस। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में, हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो चंडीगढ़ में होती है। मोस्टली हर एक स्टेट की कैपिटल में उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठते हैं MLA।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है, और ये पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। इस सिस्टम को आपने पढ़ा है। ऐसे जब सिस्टम डिवाइडेड हो लॉ मेकिंग का, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल पढ़ा है ना, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर इज फेडरल, ठीक है। तो इंडिया में फेडरलिज्म है, आप लोग पढ़ के आए हो, चैप्टर भी होगा शायद, एक कौन सी क्लास में, 8th में शायद चैप्टर है फेडरलिज्म पूरा, 8th में या 9th में ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है, 10th में होगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड करना इज फेडरलिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि फेडरलिज्म इंडिया में कहाँ है, कि सेंटर है, पार्लियामेंट है, एमपी है, लॉ बनाते हैं, फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हर एक स्टेट की वहां एमएलए हैं, एमएलए लॉ बनाते हैं। तो ये लॉ मेकिंग पावर डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। कैसे डिवाइडेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, आर्टिकल आर लाइक द सीरियल नंबर, पहले नंबर पे क्या लिखा है, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या, तो उन सीरियल नंबर को बदल के बोल दिया गया है आर्टिकल। तो आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है सेंट्रल पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर कहां कहां है और स्टेट को लॉ बनाने की पावर कहां कहां है, ये प्रिसाइजली लिखा हुआ है आर्टिकल 246 में, उसी को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इंडिया को फेडरल बोलते हैं। ऑल्दो देयर इज नो टर्म लाइक फेडरल और फेडरलिज्म मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल या फेडरलिज्म नाम का कोई वर्ड नहीं है, बस हम उसको फेडरल बोलते हैं क्योंकि आर्टिकल 246 में लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड किया गया है और लॉ मेकिंग पावर का डिवीजन इज फेडरलिज्म, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हम एक और भी पढ़ेंगे बाइकैमरलिज्म, वो अलग चीज होती है, ये है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। तो ये टीयर 1, ये टीयर 2, टीयर 1 गवर्नेंस सिस्टम, टीयर 2 गवर्नेंस सिस्टम, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज, गांव में ग्राम पंचायत, वो तीसरे लेवल पे है जहां पे लोकल गवर्नमेंट के शहर में जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और गांव में म्युनिसिपैलिटीज में यहाँ पे वार्ड मेंबर होते हैं। शहर में रहते हो आप लोग, वार्ड मेंबर सुना है, वार्ड होगा आपका एक, वहां से आप एक वार्ड मेंबर को इलेक्ट करके भेजोगे, वो वार्ड मेंबर आपके लिए सिटी के लॉ बनाएगा, ठीक है। हालांकि उसके पास पावर कम है लेकिन है उसके पास लॉ मेकिंग पावर। गांव में ग्राम सभा होती है, गांव में क्या होता है, ग्राम सभा, ठीक है। रियली में सरपंच के पास कोई पावर नहीं होती, सरपंच इज ए पावरलेस पर्सन इन विलेज, उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि गांव में तो सरपंच ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। इट्स बिकॉज ऑफ पीपल आर इलिटरेट एंड अनअवेयर, उनको पता ही नहीं है कि पावर उनको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सरपंच को तो पावर दी गई नहीं गई है। हमारा लोकल गवर्नेंस में ये बनाया गया है कि 3rd टीयर पे ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में किसी भी विलेज का अबो 18, जो भी अबो 18 पर्सन है किसी भी विलेज में, वो ग्राम सभा का मेंबर होगा बाय डिफॉल्ट। और ये ग्राम सभा के मेंबर एक जगह बैठेंगे, ठीक है। ये दूसरी बात है कि इनको पता ही नहीं है कि हमें ऐसे बैठना होता है, तो अनअवेयरनेस, तो ये कभी बैठते भी नहीं है। एंड दे विल मेक लॉ कि गांव में क्या बनना है, और वो सरपंच को बताएंगे, ठीक है। एक चीज और होगी, जब हम पढ़ेंगे जो दिख रहा है वो अलग है, जो लिखा हुआ है वो अलग है, हमें लिखा हुआ पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या है। जो अलग हो रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और लैक ऑफ अनअवेयरनेस की वजह से है। अब किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे गांव में लोगों को बैठना है और उनके पास टाइम भी नहीं है, लिटरली पूछोगे तो दे आर हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब है कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, गांव में 50-60% लोग, कहाँ टाइम है उनके पास बैठ के लो बनाने का, और उन बेचारों को पता भी नहीं है कि ग्राम सभा नाम की कोई चीज भी होती है। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो बता नहीं पाई कि भाई आप लोगों के पास ये पावर है, ठीक है। और इसीलिए एजुकेशन जरूरी है, अगर वो पढ़ते
तो उन लोगों को पता लगता है कि हमारे पास पावर है। तो अनअवेयरनेस और अनएजुकेटेड पर्सन या इलिटरेट पर्सन, उनको पता ही नहीं है कि हम लोगों के पास पावर है। तो जब तक उनको पता नहीं है तो वो यूज नहीं करेंगे, और इसका बेनिफिट उठाता है सरपंच, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सरपंच के पास सरपंच नाम का पोस्ट है, लेकिन उसको पावर कोई नहीं दी गई है। वो गांव में एक ईंट को इधर से उधर रखवाने की पावर नहीं है उसके पास। अगर लोग एक्टिव हो जाए, लोग को समझ में आ जाए, तो ये लोग जो बोलेंगे ना, सरपंच को जितना भी पैसा आएगा गांव के डेवलपमेंट के लिए, जहां इन लोगों की मेजोरिटी बोलेगी वहां लगाना है। तो सरपंच तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव है जिसको इन लेजिस्लेचर के ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर दी गई है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी बड़ी पावर दी है। ठीक है, पता नहीं है तो सरपंच अपनी मर्जी से उस फंड को यूज करता है। इवन लोग जाते हैं सर कि सरपंच सर कि ये गली बनवा दो, ये बनवा दो, जबकि उल्टा होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सर बनाओ ये गली। ठीक है, लेकिन ये लोग इकट्ठा ही नहीं हो रहे, ये लोग बटे हुए हैं कास्ट में, क्लास में, ठीक है, कम्युनिटी में। कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है हिंदू मुस्लिम जैसे नॉर्मली। ठीक है, कास्ट में बटे हुए हैं ये लोग गांव के, क्लास में बटे हुए हैं, रिच पुअर मिडल। तो इन लोगों को इकट्ठा बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है तो ये अपनी पावर को कभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पावर दी गई है इनको, और अच्छी खासी पावर दी गई है। तो शहर में हो गए वार्ड मेंबर और गांव में हो गई ग्राम सभा। ये लोकल लेवल का लेजिस्लेचर है जिसको हम थर्ड टियर ऑफ लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, गांव छोड़ो, यहाँ पे भी कितनों को पता है कि वार्ड मेंबर के पास पावर है और हम उसको बोलेंगे कि भाई ये चीज करो तो वो करवाए। शहर में नहीं करते, सबको टाइम ही नहीं है। इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन कास्ट, क्लास, कम्युनल बेसिस पे डिवाइडेड सोसाइटी है, तो लोग में यूनिटी ही नहीं है। ठीक है, हालांकि ये वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी वर्ड हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है कि इंडिया की यूनिटी को बनाना है, लेकिन यूनिटी है नहीं। वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड कम्युनिटी, या रीजन के बेस पे भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये डिवीजन की वजह से हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी पावर भी है। कितने लोग पढ़े लिखे होंगे इंडिया में? अच्छा, एजुकेशन जिनको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इंडिया में एजुकेटेड लोग हैं लगभग, फीमेल एजुकेशन लिटरेसी है लगभग 70% इंडिया में, गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेल है लगभग 75%। तो आपको कभी ये पता लगा कि ये एजुकेशन होने की डेफिनेशन क्या है? इंडिया में एजुकेशन होने की डेफिनेशन क्या है? किसको एजुकेटेड बोलते हैं? वेरी गुड, एनीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 7 ईयर, इफ ही और सी कैन रीड और राइट। अब वो क्या रीड करेगा क्या राइट करेगा ये मैटर नहीं करता, वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, उसको लिटरेट काउंट करते हैं इंडिया में। अगर लिटरेशन का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन कर देना तो इंडिया का 20% पॉपुलेशन भी लिटरेट नहीं है। ठीक है, तो लिटरेसी इतनी ज्यादा गवर्नमेंट दिखा रही है तो लोगों को यही नहीं पता कि लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है। 7 साल से ऊपर का पर्सन, अब वो स्कूल गया है नहीं गया मैटर ही नहीं कर रहा, बस वो लिख सकता है और पढ़ सकता है। अब अपना नाम तो सभी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको लिटरेट काउंट करते हैं। तो इलिटरेट वही हैं जो पढ़ और लिख ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ऐसे कितने होंगे? बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो इंडिया के सबसे डेवलप्ड पार्ट में रह रहे हैं। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये लिटरेसी इंडिया में रियली में तो है ही नहीं। 7 साल से ऊपर का पर्सन जो लिख सकता है पढ़ सकता है, हर एक ही लिख सकता है पढ़ सकता है नॉर्मली, तो इसीलिए वो लिटरेसी ज्यादा है। तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, रूल्स के बारे में पता ही नहीं है। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि लोग लिटरेट हो, क्योंकि लोग लिटरेट होंगे तो उनको पता लगेगा पावर का पता लगेगा तो वो यूज करेंगे तो पॉलिटिशियंस के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना ही नहीं चाह रहे। दैट्स वाई आप लोग यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में बैठे होते। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सही पढ़ाती, सही चलाती चीजों को, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती, तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में बैठे होते। ये रियलिटी है। तो आप लोग यहाँ बैठे हो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही। इंप्लीमेंटेशन, इंडिया में 2 बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो हम हर जगह देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन एंड अनअवेयरनेस। उस अनअवेयरनेस में लिटरेसी आ गई, तो ये 2 प्रॉब्लम हर जगह दिखेगी, अनअवेयर एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, रूल्स अच्छे हैं। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो आज तक सिर्फ 106 बार अमेंड हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट, या बेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आज के टाइम के
सोसाइटी को कैटर कर रहा है जो लिखा गया था 1947 में। मतलब 1947 में किसी पर्सन ने बैठ के ये लिखा कि 2025 में 26 में सोसाइटी कैसे रन होगी, उसको क्या क्या रूल रेगुलेशन चाहिए। तो मेजर चेंज नहीं करने पड़ रहे हम लोगों को। 106 बार अमेंड हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल आज तक। 106 में से जो ढंग के अमेंडमेंट हैं जो जरूरी थे वो 25-30 ही हैं, बाकी तो पॉलिटिशियंस ने अपने बेनिफिट के लिए अमेंड किया है। वो हम पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब पढ़ेंगे पॉलिटी तो यू विल गेट टू नो कि 20-25 ही अमेंडमेंट होने थे। तो ये अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विक्ट्री है और इसीलिए उसको इतना अच्छा मानते हैं कि वो अमेंड नहीं हुआ। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूछा जाता है कि भाई वो पर्सन 1947 में जब लिटरेसी 20% थी, अब लिटरेसी की डेफिनेशन तभी भी यही थी, जब 20% थी तब वो ये चीज लिख के चला गया और हम लोगों ने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। ये इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है क्योंकि अमेंड बहुत कम हुआ है। वो 106 बार अमेंडमेंट, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। कितने साल हो गए? 47 से अब तक लगभग 76 साल हो गए में 106 बार अमेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान 8 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, बांग्लादेश 8 से 10 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, नेपाल 8 से 10 बार बदल चुका है, श्रीलंका भी सेम कर चुका है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जाके देखो कॉन्स्टिट्यूशन 8 से 10 बार बदल चुका है। पूरा ओवरऑल पिछला कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, नया बनाओ, खत्म, नया बनाओ, खत्म, नया बनाओ। हम तो फिर भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, तो 3 टीयर पे गवर्नेंस है इंडिया में। पहली सेंटर, फिर स्टेट, ये सबको पता है। थर्ड वाला लोगों को पता नहीं है। हालांकि पावर इनको सबसे ज्यादा है, इसको इनसे कम है और इनको इससे कम है। पावर मतलब पावर एंड अथॉरिटी, 2 वर्ड होते हैं, वन इज पावर, वन इज अथॉरिटी। ठीक है, पावर तो कोई भी यूज कर सकता है। पावर फिजिकल हो सकती है, मसल हो सकती है, मनी पावर हो सकती है। लीगल पावर इज अथॉरिटी। लीगल पावर इज इक्वल टू अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब लीगल पावर मिली है आपको, मतलब लॉ ने पावर दिया आपको। लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया आपको। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिर आईएएस, आईपीएस, इनके पास अथॉरिटी है, पावर नहीं है इनके पास। एजुकेटेड पर्सन नहीं बोलेगा कि इनके पास पावर है, उनको पता है पावर नहीं है, अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब लीगल पावर। ठीक है, पावर तो नॉर्मली जो गूंज होते हैं, जो मतलब गुंडे होते हैं, उनके पास होती है वो पावर। पावर तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब पावर बैक्ड बाय लॉ। ठीक है, तो यहां सबसे कम अथॉरिटी है, या उससे ऊपर है, या उससे ऊपर है। तो इंडिया में यहां ज्यादा पावर है और यहां कम पावर है। इसीलिए हमारे फेडरलिज्म के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, क्वाजाई फेडरल। पढ़ा है? अर्धसंघवाद, क्वाजाई फेडरल। ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ, ये वर्ड आप सब पढ़ के आए हो 10th क्लास तक। हाँ, वही कह रहा हूँ, सारे पढ़ के आए हो। क्वाजाई, QUASI, क्वाजाई फेडरल है इंडिया का फेडरलिज्म। क्वाजाई फेडरल का मतलब ही यही है कि सेंटर को ज्यादा पावर है, स्टेट को कम पावर है। मतलब पूरा फेडरल नहीं है। पूरा फेडरल का मतलब होता इक्वल डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे ना तो फेडरल है, लेकिन पावर इक्वली डिवाइड नहीं है। ठीक है, पावर सेंटर की तरफ ज्यादा डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वाजाई फेडरल। ठीक है, QUASI, क्वाजाई का मतलब होता है हाफ, आधा फेडरल है। फेडरलिज्म पूरा नहीं लिया हमने। ठीक है, और ये जो फेडरलिज्म है हमने कहां से लिया? ये कहां से लिया? आगे होके बैठो। दिया तो रिलैक्स के लिए, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं हो ना कि नींद आ जाए। समझ नहीं आ रहा? आ रहा है तो एक्टिव होके बैठोगे भाई, आ रहा है तो अलग से दिख जाओगे। क्वाजाई फेडरल मतलब अर्धसंघवाद। और ये क्वाजाई फेडरल लिया कहां से हमने? अमेरिका फेडरल है, यूएसए फेडरल है, वहां सेंटर के पास कम पावर है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, कनाडा क्वाजाई फेडरल है। तो ये जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है इंडिया में, हमने ये कनाडा से लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्री से कौन से प्रोविजन बोरो किए वो सब पढ़ना है हमने, वो सारा सिलेबस में 11th-12th के। ठीक है, तो क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहां से बोरो किया है? कनाडा से। क्वाजाई फेडरल का मतलब सेंटर इज मोर पावरफुल, स्टेट आर लेस पावरफुल। पावर मतलब लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अथॉरिटी दी है। ठीक है, वो
इनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है, और इनके पास और कम है। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे रूल करता है कि एमपीज इलेक्ट करेंगे, सेंटर के लिए लॉ बनाएंगे, एमएलए इलेक्ट करेंगे, स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे। यहां और स्पेसिफिकली यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। डायरेक्ट ही होगी जब लोग ही तो लॉ बना रहे हैं, वही तो बता रहे हैं ना कि कहां लगाना है पैसा। तो इंडिया में थर्ड टीयर पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा मतलब एवरीवन हु इज अबव 18 इज ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। लेकिन एक भी गांव में, आप सोचो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वी आर लिविंग इन द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया। जब यही नहीं पता लोगों को, तो जो बिहार के रूरल एरिया है, मध्य प्रदेश के रूरल एरिया है, कहां पता होगा लोगों को? जब मोस्ट अवेयर प्लेस पे नहीं पता लोगों में, क्योंकि आप में से कई गांव गए होंगे, रहे होंगे, कभी ना कहीं गए होंगे, तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि लोगों को पता भी है कि उनको ग्राम सभा नाम का कोई चीज होता है और वहां बैठ के सभी लोगों को लॉ बनाने होते हैं। ठीक है, उनको बताया नहीं कभी किसी ने। उल्टा आप लोग बता दोगे तो कहेंगे पागल हो, ऐसा थोड़ी होता है, लॉ तो सरपंच बनाएगा और वो बनाएगा। आप किसी को जाके बताओगे ना कि सरपंच के पास पावर नहीं है, तो कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खोल के पढ़ाओगे उनको कि ये पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि सरपंच हैज नो पावर, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए तो जो एडवोकेट होते हैं या जो लीगल प्रोफेशन में, उनके साथ कोई उलझता नहीं है, क्योंकि उनको लॉ पता है, उनको पता है कि इनको लॉ पता है। ठीक है, 1 मिनट में ये कोर्ट में हमें ले जाएंगे और सब कुछ ठीक समझवा देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे लॉयर्स के साथ पुलिस भी नहीं उलझती है, क्योंकि उनको ज्यादा लॉ पता है, पुलिस वालों को कम पता है। आप नॉर्मल पर्सन कोई चला जाए पुलिस स्टेशन में, पुलिस हावी हो जाती है, लेकिन वो ब्लैक कोट पहन के चला जाए तो पुलिस बड़ी सॉफ्टली बात करती है उससे, क्योंकि उसको पता है कि भाई यही है। क्योंकि पुलिस के पास इंडिया में पावर नहीं है, पुलिस के पास सिर्फ अरेस्ट की पावर है, वो जो मार पिटाई वाली वो पावर भी नहीं, वो सब कुछ इलीगल है। पावर है जुडिशरी के पास, जो प्रोविजन बनाया गया है कि भाई पनिशमेंट का, वो जुडिशरी के पास है सिर्फ, पुलिस के पास कोई प्रोविजन नहीं है। पुलिस जो अवेयर्ड पर्सन है ना, उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक बहुत नॉर्मल चीज है। आप केरला चले जाओ, केरला इंडिया में मोस्ट लिटरेट स्टेट है, केरला चले जाओ, वो लोग आईएएस आईपीएस को कुछ मानते ही नहीं है, उनको पता है कि कुछ नहीं है। इन क्या बोलते हैं इनको? पब्लिक सर्वेंट। क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट का मतलब समझो कि ये नौकर है हम लोगों के, ये काम करेंगे जो हम कहेंगे। यहाँ आईएएस आईपीएस को भाई डीसी है, आईएएस है, एसपी है, बड़ी पावर मानते हैं। सारा फंडा किसका है? अनअवेयरनेस का। लोग अवेयर नहीं है तो पावर मानते हैं कि इनके पास है, अवेयरनेस आ जाए तो बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे है इंडिया में? थर्ड ईयर पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि धीरे धीरे क्या हम पूरे इंडिया पे लागू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का बहुत ज्यादा करप्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर पे भी दे गए। पीवी नरसिम्हा राव, एक प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे हम, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, वो 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो वो ये पावर दे के गए लोकल गवर्नमेंट्स को कि आप लोगों के पास मैं पावर दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी वाली गवर्नमेंट जो चल रही है कंटेम्प्रेरी, वो तो ले सकती है, पावर देंगी नहीं लोगों को, क्योंकि पावर देना, डिवाइड करना में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि पावर उसके पास कंसंट्रेट होकर रहे। और पावर के लिए नॉर्मली बोला जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। पावर करप्ट करेगी किसी पर्सन को, और एब्सोल्यूट पावर होगी तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट करेगी। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब कोई एक लीडर बहुत पावरफुल हो जाता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कोलिएशन गवर्नमेंट को हेड किया था। कोलिएशन गवर्नमेंट भी वैसे आप लोग पढ़ के आए हो। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार का मतलब, कोलिएशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार का मतलब कि पार्लियामेंट में हमारे बैठते हैं 543 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतने एमपी होते हैं इंडिया में। ठीक है,
इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इतनी इंडिया में। वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इंडिया को 543 वोटर एरियाज में डिवाइड किया गया है। हर एक वोटर एरिया से एक पर्सन नॉमिनेट होके जाता है जो पार्लियामेंट में बैठता है। तो 543 में इन एमपीज में से 272 एमपी जिसको भी सपोर्ट करेंगे दैट पर्सन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 272 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। ये 272 एमपी अगर एक ही पार्टी से हैं तो वन पार्टी गवर्नमेंट, अगर ये अलग अलग पार्टी से हैं तो कोलिएशन गवर्नमेंट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली ये लोग एक ही पार्टी से हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, या 2-3 से हो जाते हैं। तो 2-3 में बहुत ज्यादा कोलिएशन नहीं माना जाता। जहां पे एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, फॉर एग्जांपल एक पार्टी के पास है 240 सीट्स, ठीक है, और एक पार्टी के पास है 30 सीट और एक पार्टी के पास 2 सीट, तो ये यही माना जाता है कि मेजोरिटी की ही गवर्नमेंट है, क्योंकि ये 30 और 2 उन्होंने पार्टी नंबर 1, 2, 3 और इसके बाद और भी बहुत सारी पार्टी है जिनके पास अलग सीट है, क्योंकि टोटल तो कितनी है 543। तो इन्होंने सपोर्ट ले रखा है इन दोनों का गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी किसके पास है? इसके पास है, तो प्राइम मिनिस्टर इनका बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट नहीं देंगे तो इनके बाद भी तो बहुत एमपी है ना, 271 और भी हैं। 272 गवर्नमेंट बनाएंगे तो मतलब 271 अपोजिशन में बैठेंगे। ये मैंने आइडियल कंडीशन बताई है, कम ज्यादा हो सकते हैं। इनके पास ज्यादा हुए तो ये और कम बैठेंगे, और इनके पास ज्यादा हो गए तो ये अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपोजिशन में भी कितने एमपी हैं अभी? 271। तो ये 32 सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और 32 कर देंगे, ठीक है। तो ये माना जाता है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट है, ये कोलिएशन गवर्नमेंट नहीं है। कोलिएशन गवर्नमेंट जब होता है 100 सीट एक के पास, 100 दूसरे के पास, 50 तीसरे के पास, बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया है। अब 100 वाला कौन से वाला गवर्नमेंट बनाएगा? अकेला 100 वाला बना नहीं सकता, ठीक है। मान लिया कि 100 एक के पास है, 150 एक के पास है, 100 एक के पास है, ठीक है। कितने होगी? 350, 450 और 450 और उसके बाद 90, 93 लगा लो। ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया। कौन बनाएगा गवर्नमेंट? तो अब कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी नॉर्मली। हालांकि ये भी कोलिएशन ही है, लेकिन इसको बोलते नहीं कोलिएशन, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी है इसके पास, 32 या किसी से भी ले लेंगे। यहाँ तो बराबर से हो गए ना लगभग सभी। तो ऐसी कोलिएशन गवर्नमेंट जहां पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, एमपीज को इकट्ठा करके अलग अलग पार्टी के, पूरे 5 साल गवर्नमेंट इंडिया में चलाई। इंडिया में गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है। तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनके आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एलपीजी रिफॉर्म पढ़े, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म पढ़े होंगे ना इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़े? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है 9th-10th में इकोनॉमिक्स में। एलपीजी रिफॉर्म है, ठीक है। कट गया था, ओके। तो उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किए थे। एलपीजी का मतलब यही नहीं जो अभी चला हुआ एलपीजी क्राइसिस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अपने आप में कंसेप्ट है, पढ़ेंगे वो। यहाँ कंसेप्ट बहुत इंटरमिक्सिंग होंगे। कभी आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, एलपीजी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते कौन है? पॉलिटिशियन तो बनाते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इंटरमिक्सिंग होती है सब्जेक्ट्स में आपस में। और वैसे पढ़ोगे तो पॉलिटी भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स भी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द पास्ट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ये नहीं है जो एंशिएंट मेडिवल है, हर कुछ जो कल हो गया वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री तो मेन चीज है जो इन सबको बाइंड करके रखती है। तो पहली कोलिएशन को गवर्नमेंट को रन करने वाले सक्सेसफुल 5 साल वो पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म किए इंडिया में, 2, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई और एक एलपीजी रिफॉर्म की, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। 1991 से 1996 तक उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये होता है कोलिएशन का मतलब। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में ग्राम सभा लेवल पे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है? लोकल लेवल पे या जिस और कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करेगी? हमने देखा कि एमपी है, लॉ बना लेंगे। लॉ कैसे लॉ बनाएंगे? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रन करने के लिए 4 टूल होते हैं।
4 tools of direct democracy. पहला, इनिशिएटिव. सेकंड, रिकॉल. थर्ड, रेफरेंडम. फोर्थ, प्लेबिसाइट. ये 4 टूल हैं जिनकी हेल्प से डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन करती है. लेमन लैंग्वेज में समझो क्या है चारों. इनिशिएटिव मतलब लो बनाना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना किसी चीज को. जो इंडिया में तो एमपी करेंगे, ठीक है. अब कोई लॉ बनना है तो पार्लियामेंट में बनेगा ना, नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकते. तो इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन अगर लोग खुद ही मिलके लॉ बना लें, जैसे ग्राम सभा में कि भाई यहां सड़क बनानी है, इनिशिएटिव बोलते हैं उसको, ठीक है. रिकॉल मतलब, अब एक और नई चीज सुनो. अगर गांव वाले चाहें तो 5 साल, सरपंच का टेन्योर 5 साल का होता है. अगर गांव वाले चाहें सभी मिलके या मेजोरिटी मिलके, तो सरपंच को 5 साल से पहले हटा सकते हैं. उनके पास पावर है. ऑल्दो दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी पावर हमें दी भी गई है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि अगर सरपंच को आप 5 साल से पहले हटाना चाह रहे हो, कब हटाओगे? जब आपको लग रहा है सरपंच आपके कहीं में नहीं है. आपके कहीं में मतलब ग्राम सभा के कहीं में नहीं है, तो आप उसको 5 साल से पहले हटा सकते हो. रिकॉल, कॉल करके उसको सरपंच बनाया था, कॉल मतलब वोट करके, रिकॉल कर लो, उसको वापस से हटा दो, ठीक है. तो किसी लेजिस्लेचर को हटाने की पावर जो उनको दी गई है उसको रिकॉल बोलते हैं. ये इंडिया में 3rd टियर पे है. ये इंडिया में दोनों 3rd टियर पे हैं, ये भी है, ये भी है. 3rd टियर को ये दोनों पावर दी गई है, ठीक है. इनिशिएटिव की भी, लॉ मेकिंग की भी, और रिकॉल की पावर भी दी गई है. रेफरेंडम. रेफरेंडम क्या होता है? एक तरह का लॉ मेकिंग वोट होता है. रेफरेंडम इज ए लॉ मेकिंग वोट. जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ये कहे, इंडिया में भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट ये कहे कल को, लोगों से पूछ ले कि भाई हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद करना चाह रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. जैसा कि अभी जस्ट रिसेंटली नेपाल में हुआ है. नेपाल में एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं अभी, बलविंदर शाह, ठीक है. वो रैपर था वहां पे, मतलब सॉन्ग सिंग करता था, रैपर जो होते हैं. तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ अभी कुछ टाइम पहले नेपाल में, ठीक है. जेनजी मतलब जो 1997 के बाद के लोगों को जेनजी बोलते हैं, ठीक है. कोई मतलब ये कोई ऐसी नॉमिनेशन नहीं है जो गवर्नमेंट ने दी हो, मतलब किसी इकोनॉमिस्ट ने दिया था कि जेनजी है, ठीक है. जेन जेड लिखते हैं, जेनजी बोलते हैं, ठीक है. आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है. तो जेनजी वो है जो ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. तो मतलब वो ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर पाते हैं, ठीक है. पहले लोग इम्पैक्ट नहीं कर पाते थे, तो वो बड़ा इम्पैक्ट करते हैं. तो वर्ल्ड का पहला जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में कुछ टाइम पहले, और वहां के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा लोगों ने, ठीक है. क्योंकि जब इतने सारे लोग अगेंस्ट में हो जाए तो आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती. अगर मोबोक्रेसी हो जाए, हम पढ़ेंगे मोबोक्रेसी, रूल बाय द मोब. मोब मतलब भीड़, भीड़ के रूल में कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको मोबोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है. तो मोबोक्रेसी हो गई, सारा यूथ आ गया. हालांकि उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो दैट एड फ्यूल टू द फायर. लोग और भड़क गए कि भाई हम लोग जेनजी इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते, तो इंटरनेट पे बैन लगा दिया. वो और भड़क गए, तो सब सड़कों पे उतर आए, और सारे लेजिस्लेचर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, एक प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी होता है, लेजिस्लेचर भी होता है, ये आप लोग पढ़ के भी आए, मैं समझाऊंगा, अलग कंसेप्ट है. तो उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा. फिर उन्होंने एक नई जेनजीस ने बोला, मतलब उनके भी कुछ लीडर थे जो, क्योंकि लीडरलेस मूवमेंट कुछ भी फाइनली कुछ नहीं कर पाएगा, कि हर एक मूवमेंट को एक लीडर चाहिए होता है. मूवमेंट मतलब आंदोलन को लीडर चाहिए होता है. मूवमेंट लेस मतलब लीडरलेस मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते. तो वहां पे एक नई प्राइम मिनिस्टर आई, नेपाल को पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिली हिस्ट्री की, सुशीला कार्की, ठीक है. इंडिया में बीएचयू से पढ़े हैं वो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएलएलबी किया,
और मतलब नेपाल से बहुत लोग पढ़ने आते हैं इंडिया में, उनके लिए हम यूएसए हैं, मतलब हमारे लिए जैसे यूएसए है तो उनके लिए हम यूएसए हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है उनसे, ठीक है। तो उनकी जो अभी प्राइम मिनिस्टर थी पहले, जो उनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी सुशीला कार्की, वो इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BLLB उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये माना जा रहा था कि वो इंडिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगी, क्योंकि वो चीज होता है कि हम लोग चाहते हैं कि नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के चले, ठीक है। आप लोग सो रहे हो, रात को नेबर्स कट करने लग जाए, दीवार में छेद करने लग जाए, ठीक है, आपकी बनती नहीं है तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है। हालांकि आपके पास राइट है, राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो कि ये मेरी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि राइट टू स्लीप और राइट टू पीस इज ए फंडामेंटल राइट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है आपको, ठीक है। तो हर कोई ये चाहता है कि नेबरहुड में पीस हो, हम भी चाहते हैं हमारे नेबर के हर रोज यहाँ लड़ाई हो रही हो दिन रात, ठीक है। हम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन तो होगी, तो हम चाहते हैं पीसफुल हो, या कभी हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो हेल्प कर दे। तो इंडिया भी चाहता है कि उनके नेबरिंग कंट्रीज पीसफुल रहें, लेकिन रहते नहीं है, ठीक है। तो नेपाल में जब सुशीला कार्की प्राइम मिनिस्टर बनी, मैं कुछ चीजों मैंने बताया था कल भी, मैं कुछ चीजों को करंट के साथ जोड़ के पढ़ाऊंगा, तभी समझ में आएंगे आप लोगों को चीजें, ठीक है। सो सुशीला कार्की बनी तो वी आर होपिंग कि अच्छे रिलेशनशिप होंगे। हालांकि वो लंबे टाइम तक रह नहीं पाई, और जंजीज ने बोला कि वोट कराओ, नहीं ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगी जो कुछ लीडर्स ने चुने, वोट कराओ, डेमोक्रेसी से चुनेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक रैपर है, एक बहुत ही यंग प्राइम मिनिस्टर बना है, कुछ 34-35 साल का एक लड़का है, उसको वोट मिल गया, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मौका का फायदा उठाया, देखा कि जंजीज पावर में आ रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, सब नए नए लोगों को उठाया और पावर में आ गया। तो उसने आते ही प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बैन कर दिए, 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन में नेपाल में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होंगे। हालांकि जुडिशरी है, उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, सेम इंडिया में होता है, ठीक है। लेकिन अब वो लोगों से ये बोल देता कि भाई आप लोग वोट करो, पीपल विल वोट, कि क्या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बंद कर दें क्या। वोट कैसे करेंगे, तो वो एक गवर्नमेंट की हेल्पलाइन दे देंगे कि इस नंबर पे कॉल करके बता दो हाँ कि ना, ठीक है, या कोई ऐप पे बता देंगे। ये रेफरेंडम है, ठीक है, लॉ मेकिंग वोट, कि लोगों से पूछा जा रहा है, द पीपल विल टेल कि क्या बनना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन अभी होना बाकी है, फाइनल डिसीजन तो लेजिस्लेचर के हाथ में है। हालांकि अगर लोगों ने बोल दिया, मेजोरिटी ने बोल दिया, तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकती, गई तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉ मेकिंग वोट होता है, रेफरेंडम। लास्ट है प्लेबिसाइट, इनको लिखेंगे कल, बस मैं आज समझा रहा हूं। प्लेबिसाइट क्या होता है, जब सोवरेनिटी को लेके कोई डिसीजन लेना हो, नेशनलिटी को लेके कोई डिसीजन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाहें, या पुराने टाइम पे जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, जब वो गए तो यहाँ पे 562 प्रिंसली स्टेट थे। उन प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी गई कि वो पाकिस्तान में भी जुड़ सकते हैं, इंडिया में भी जुड़ सकते हैं। तो उनको इंडिया में जोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो उस टाइम पे वो हमारे होम मिनिस्टर होते थे। तो अब जूनागढ़ एक ऐसा प्लेस था राजस्थान में जहां पे प्लेबिसाइट करवाया गया था, मतलब वहां पे लोगों से वोट करवाया गया था। प्लेबिसाइट इज ए टाइप ऑफ रेफरेंडम, लेकिन वो बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करता है वो भी रेफरेंडम। रेफरेंडम में भी वोट करवाते हैं, वहां पे वोट करवाया कि भाई आप लोग पाकिस्तान में जाना चाहोगे कि आप लोग इंडिया में आना चाहोगे। जूनागढ़ में क्यों करवाया, क्योंकि जूनागढ़ में पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, राजा मुस्लिम था। राजा जाना चाह रहा था पाकिस्तान के साथ, पॉपुलेशन आना चाह रही थी इंडिया के साथ, तो जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। उसको बोलते रेफरेंडम है, एक्चुअल में वो प्लेबिसाइट था। ये दोनों इंटरमिक्सिंग से टर्म है। जब सोवरेनिटी को लेके प्लेबिसाइट कराए जाए कि भाई किसी हिस्से को इंडिया में रखें कि बाहर करें, तो वो प्लेबिसाइट है। कोई नॉर्मल लॉ पे रेफरेंडम वोट करवाया जा रहा है तो वो रेफरेंडम है। नॉर्मल इश्यू पे वोट करवाना लोगों से रेफरेंडम, सोवरेनिटी नेशनलिटी के लिए करवाना प्लेबिसाइट, ठीक है। तो ऐसा प्लेबिसाइट इंडिया में हुआ जूनागढ़ के अंदर, और एक और डिमांडेड हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में हो नहीं पाया, वहां उल्टी सिचुएशन थी। जूनागढ़ में पॉपुलेशन हिंदू, राजा मुस्लिम, जम्मू कश्मीर में उल्टा था, पॉपुलेशन मुस्लिम,
राजा हिंदू, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन था कि वो पाकिस्तान की तरफ जाएं कि इंडिया की तरफ आए। तो वहां पे भी डिमांड हुआ था कि प्लेबिसाइड करवाया जाए। जब हमने इंडिया ने प्लेबिसाइड करवाया जूनागढ़ में, तो पाकिस्तान बोला फिर जम्मू कश्मीर में भी करवा लो, क्योंकि उनका मानना था कि पॉपुलेशन मुस्लिम है तो हमारे पास आएगी। लेकिन हमने करवाया ही नहीं, ठीक है, हमने होने ही नहीं दिया उस चीज को, ठीक है। और वो पीओ जो डिवाइड हो गया उसकी भी हम स्टोरी पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस में है कि कैसे जम्मू कश्मीर से पीओ के अलग हुआ। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल होते हैं, लॉ मेकिंग है ये दोनों। ये जब सोवरेनिटी के लिए, ये कोई नॉर्मल डिसीजन लेना हो तब, यहां पे आप लेजिस्लेचर को 5 साल से पहले बुला सकते हो। ये थर्ड टीयर पे है, लेकिन डिमांड उठती है कि इसको एमपी एमएलए पे भी लगाओ। ये एमपी एमएलए वोट लेके 5-5 साल तक दिखते नहीं है, तो लोगों को पावर दो ना, इनको हटा दें। तो ये डिमांड उठ रही है, लेकिन पावर देने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। मतलब ये खुद ही तो है पावर देने वाले, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? तो ये लोग देंगे ही नहीं ऐसी चीज। हाँ, लोअर लेवल पे दे दी इन्होंने, क्योंकि लोअर लेवल पे ज्यादा पावर है ही नहीं, पावर बहुत कम है, तो वहां दे दी, ऊपर देंगे ही नहीं, ठीक है। और इनिशिएटिव जब खुद जनता इनिशिएट करे, उसके लिए उनको पावर देनी पड़ेगी। तो वो पावर इंडिया में थर्ड टीयर पे है, स्विट्जरलैंड में सभी लोगों को है, वहां पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पावर मिली हुई है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। थोड़े से डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इनको, बहुत डिटेल में आप इनको बीए या एमए में पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, वहां तो ये अपने आप में पूरे टॉपिक है, ठीक है।